बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मैं सीधा सीधा यही कहूँगी कि ऐलान गुमशुदगी ही है ये। उसकी वजूहत भी आप लोगों के सामने रखूँगी, मगर जहाँ तक कि काम आदमी की बात है तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई का ये सूरत हाल है कि इसका जिन बेकाबू हमें नज़र आता है। अवाम इस वक्त सड़कों पर नज़र आ रही है, मगर जो सियासतदान है वो हमें मुकम्मल तौर पर इस मंजर से गायब नज़र आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की बात करूँ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं कह लूँ, वो इस वक्त दुबई में, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों और डार साहब हों, वो लंदन के अंदर उन्होंने डेरे डाल लिए हैं। मैं सादा अल्फाज में ये कहूँगी कि वहाँ पे अब वो मौज मना रहे हैं। निगरान जो है हमारे, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, मगर सवाल यह है कि इंतखाबात के जो इम्कानात है ख़त्म और आइन को बाकायदा लपेट दिया गया है। क्या इसके ऊपर हम बात करेंगे और तफसील से आमिर साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि नैब तरामीम का जो केस था उसका फैसला बाकायदा तौर पर महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले तक इस फैसले को यकीनी तौर पर सुना दूंगा और देखना ये होगा कि इन तरामीम से फ़ायदा किस किस ने उठाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जब वो सामने आएगा तो किस किस फ़ायदा उठाने वाले के गिर्द है घेरा तंग होता हुआ में नज़र आएगा। पंजाब हुकूमत की भी बात करेंगे कि अदलिया और हुकूमती अफसरान जो बिजली बिल्स पर सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी लेते हैं या अरबों रुपया खर्च करते हैं, उसके कुछ खौफनाक फिगर्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, मिली जुली चीज़ें हैं सारी। पहली बात तो ये कि इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट यकीनी तौर पे नैब तरामीम केस के हवाले से है, मैं चाहूँगी उसके ऊपर भी बात हो। मगर इसके पहले मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन सब कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, अवाम भी इलेक्शन की बात कर रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि 90 रोज़ होने चाहिए, मगर फिर वो कहते हैं कि कोई हतमी टाइमलाइन नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन की बात कर रही है, मगर वो दुबई के अंदर मौज मना रही है। नून लीग की चाहती है पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, मगर वो लंदन के अंदर अपनी डेरे डाल के बैठे हुए हैं। इलेक्शन अगर होता है तो लड़ना किसने? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। इलेक्शन होना है नहीं होना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन जो है वो तीन वजूहत से है। एक, आप इसका कानूनी आईनी पहलू देख लें, एक आप इसका सियासी पहलू देख रहे हैं, और एक जो है मामला स्ट्रीट्स पे आ गया है कि ये आम आदमी तक आ गया है। ये बिजली और ये जो मसाइल हो गए हैं, इस वजह से शायद यही एक फैक्टर हो। जब आवाम के मसाइल हों, सड़कों पे लोग हों और तमाम अक्रॉस द बोर्ड एक आपको नज़र आए कि लोग जो हैं लड़ने के मरने के लिए इसके ऊपर तैयार आए हुए हैं और बिल्कुल तंग आ गए हैं, तो फिर सबसे बड़ा फैक्टर ये बन जाता है। कानूनी आईनी की सूरत हाल ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि निगरान वज़ीर आज़म ये कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक होगा, बट फिर साथ में वो कह देते हैं कि उनको ये तशरीह दी गई है कि ये इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। और उस दिन में जो पिछली दफ़ा उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब तक फैसला ना आए, सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस दे चुकी हुई है कि ये बहरहाल आइन का तकाजा है और ये जो आइन में इलेक्शन कमीशन की तरमीम कही गई है वो उसको ओवरराइड नहीं करती, उसके ऊपर आइनी शिकों के ऊपर मुकदम नहीं है। तो ये बिल्कुल इसके अंदर वाजे है, क्लियरली है कि इलेक्शन कमीशन का नहीं है। तो या तो ये कहें जी उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, या फिर ये कहें कि इलेक्शन कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहना नहीं है कह चुकी है। तो ये अब आईनी तो बड़ा क्लियर है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन का जाहिर है सियासी जो देखना होता है कि सियासत में तो प्लान तो बनते हैं, मगर वो जो पहले था प्लान सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि ये पीटीआई तक महदूद है कि पीटीआई और उसके चेयरमैन और उनकी टॉप लीडरशिप जब तक दफन नहीं होती इलेक्शन नहीं होंगे। मगर अब ये पीटीआई से आगे मामला चले गए हैं कि ये किसी ने फैक्टर गौर नहीं किया था कि ये महंगाई का जो एक जिन था जिसकी पहले आधा तो निकल आया हुआ था, और कुछ चीज़ें जो हैं डार साहब ने रोकी भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बिजली की कीमत की बढ़ाने का, वो इनको बढ़ाना पड़ा, वो सारे फैसले डार साहब के दौर के ही थे, उन्हीं की ये शराइत एमक्यूएम के साथ सेटल की हुई थी, उसका ही नतीजा निकलना था। मगर ये रोज़ एक नया जिन निकल आता है। अब ये चीनी वाला निकल आया है, कल को ये पेट्रोल वाला भी पहले ही है, उसके बाद कोई और ओवरऑल महंगाई का मसला है। और महंगाई का ये जो मसला है इसका कोई भी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो नहीं सकता। ये जो कहा जा रहा है, एक बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है कि जी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और ये कोई 5 बिलियन कह देता है, कोई 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर्स।
ये बिल्कुल ये वादे किए गए होंगे और वाकई इन लाइन्स पे काम भी कर रहा होगा। पर ये लोग समझ नहीं रहे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दो मसाइल का हल फौरी नहीं है। इसके दो मसाइल हैं। एक मसला इसका ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। ये पहले भी यूएई सऊदी अरेबिया के अंदर जो एनर्जी के अंदर 12-14 रिफाइनरीज के ऊपर बलूचिस्तान में और सिंध में वादे किए गए हैं, मगर ये 5 से 10-20 साल लग जाते हैं और उसमें पाकिस्तान ने जो हिस्सा डालना होता है वो हमारे पास नहीं है। दूसरा ये है कि इससे हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, यानी हमारे पास रिजर्व में वो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर, पाउंड या वो करेंसियां मौजूद नहीं हैं कि हम लोगों को पे कर सकें। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से वो मसला नहीं हटता, बल्कि कई दफ़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये मसला गंभीर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक बहुत बड़ा ये मसला था और है कि यहाँ पे जो फॉरेन कंपनियां आई हैं उनका जो मुनाफा था हमने बड़ा अरसा रोके रखा, उसकी वजह से वो जाना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रही थी वो जाना शुरू हो गई थी। तो अभी जो ये डॉलर का बहरान चल रहा है उसके पीछे ये है कि उनको इजाज़त दे दी गई। उन्होंने कहा जनाब हम यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि इजाज़त हम अपना यहाँ से जो हमने पैसे कमाए हैं वो डॉलर्स नहीं लेके जाते, तो फिर हमारे यहाँ बिजनेस करने का फायदा क्या। तो वो हमारे पास ये इतनी रूम टू मनूवर नहीं है कि उनको इजाज़त दी जाए कि वो पैसे ले जा सकें। सो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कभी कह देते हैं जी वो रिकोडिक से 6 ट्रिलियन जो है वो डॉलर्स आ जाएंगे जी। और वो मज़े का खेज बात थी कि जो साहब ये फरमा रहे थे कि 6 ट्रिलियन डॉलर आए, तो उनसे पूछा गया टीवी के ऊपर, ये प्रोमो चल रहा था टीवी पे, जी कितने बताएं कि 1 ट्रिलियन के अंदर कितने बिलियन डॉलर्स होते हैं, क्योंकि जी 100 बिलियन डॉलर होते हैं। तो वो उनको ये नहीं था पता कि 1000 बिलियन का जो है 1 ट्रिलियन बन। तो जहाँ जिसको ये हिस्सों का ना पता हो उनकी फिर क्या उस पर ये खुशफहमियाँ हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ रही है, ये मिड टर्म है। बस शॉर्ट टर्म में ये जितने भी अभी तक सोल्यूशन हैं कि IMF से जो हमारी कंडीशनैलिटीज़ आ गई हैं कि ये है कि आजकल में या महीनों में, हफ्तों में महंगाई का जिन काबू आ जाएगा, या बिजली के मामला जो हैं कैसे कंट्रोल होंगे, या पेट्रोल की कीमत कैसे कंट्रोल होगी, ये होती हुई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये प्रेशर कभी चीनी पे होगा, कभी आटे पे होगा, कभी प्याज पे आ जाएगा। तो ये मामला चलेंगे बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं आमिर साहब, ऑटोमेटिकली तो इसका जो बोझ है, जो प्रेशर है, जो बर्डन है, वो तो एक आम आदमी को उठाना पड़ेगा। अब ये है कि सूरत हाल तो वाकई संगीन बहुत ज़्यादा है, एतमाद बहाल करने की बड़ी अशद ज़रूरत है, मगर फिल वक्त कोई ऐसी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती कि एतमाद बहाल हो सके इन्वेस्टर का पाकिस्तान के हवाले से। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर मतीन साहब। जी आमिर से मैं चाहूँगा कि इनका व्यू लिया जाए कि बिल्कुल ये वॉर गेमिंग होती है, प्लान्स बनते हैं कि ABCD कर लेंगे, कई दफ़ा वो ABC प्लान BC की जगह DH चल रहा होता है और आगे जाके कुछ नए महरकात, कुछ नए फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो डिटर्मिन करते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो आमिर ज़िया, आप क्या ख्याल है कि ये प्लान के मुताबिक चीज़ें होंगी कि ये बीच में से नए इम्पॉन्डरेबल्स या वेरिएबल्स या महरकात जो आ रहे हैं ये डिटर्मिन करेंगे? देखिए, जो बज़ाहिर लग रहा है आमिर मतीन साहब के जो इशारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, ये अगर आप बात करें केयर टेकर निगरान हुकूमत के एहलकारों से, उनके वज़रा से, ज़ाहिर सब लोग कहते हैं कि जी इंतखाबात होने हैं। फिर जो माजी के हुक्मरान है PDM यानी कि वो भी कहती है कि इंतखाबात होने हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो आपने सवाल उठाया ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहन में है। किसी को इस बात का अभी भी 100% यकीन नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे। वो के मतलब है हमारा आइन कहता है कि उसकी आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं, आपको मारवाए आइन आपको इक़दाम करने पड़ेंगे, जो जाहिर है कि बहुत ही मुश्किल होंगे आज के हालात में। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सवाल है कि क्यों मानने को तैयार नहीं है। उसकी एक तो बड़ी वजह मेरे ख्याल में 2-3 है। पहला तो ये कि जनाब, अब उसमें मुझे नहीं पता तरजीह में क्या दूं, कि पहले तो मईशत है। अब मईशत के हवाले से हम देखते हैं कि जी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का और खुसूसन आर्मी चीफ ने जो पहलकारी दिखाई है और जितना वो इस वक्त इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं,
और उन्होंने जो लाहौर में मुलाकात की और फिर कराची में जो है कारोबारी हजरात से मुलाकात की, उसके नतीजे में एक मुस्बत किस्म का कम से कम वहाँ पे एक सेंटिमेंट बना है। और जो उन्होंने मतलब है कि अनफोल्ड किया है प्लान कि जी $100 बिलियन आने हैं, वो 4 ममालिक से इन्वेस्टमेंट होगी और हम लोग करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी, तमाम चीजें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं जो जो उन्होंने बात की अहम अमूर के ऊपर। तो उसमें जाहिर है कि ये चीजें करने के लिए आपको वक्त होता है। दूसरा ये कि फिर अगर इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के नतीजे में पीटीआई का जाहिर है कि वो उस तरह से खुल के गालिबन ना खेल सके, उसकी क़यादत जेल में है, तो फिर रह जाती पीडीएम की जमातें। अच्छा, पीडीएम की जमातें रह जाती तो आमिर मतीन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, अब जो मैं समझता हूँ प्रोफेशनल भी हैं और एक आम पाकिस्तानी भी है और कारोबारी भी, वो कहते हैं जनाब ये तमाम जो तमाशा लगाया जा रहा है वो इसलिए लगाया जा रहा है कि फिर इन्हीं लोगों के सपोर्ट करके जो है जिनको हम समझते हैं कि जी मसाइल के जिम्मेदार हैं, तो चीजें इस तरह आगे बढ़ जाएंगी। तो ये भी एक सवाल निशान है। तो खदशात बेशुमार हैं, लेकिन हमारा आइन कहता है कि इंतखाबात 90 रोज में होने, बहुत अगर देर हुई तो जनवरी फरवरी में होने। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप देखें कि जी किस तरफ जो है वो फांसा जाएगा, किस तरफ जो है ज्यादा जो है झुकाव होगा। जनाब आमिर मतीन साहब। जी, वो अल्टीमेटली तो ये करवाने की जो जिम्मेदारी है वो तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की है कि उनको इंश्योर करना चाहिए कि आइन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अभी नैब का तो एक अच्छी खबर है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने फैसला रिजर्व किया है और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम इसको, मैं रिटायरमेंट से पहले ये फैसला करके जाऊँगा। पर इलेक्शन को 90 दिन में कराने की इम्प्लीमेंटेशन का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया और कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई, और वो माजी में कह चुके हैं कि इसका फैसला तारीख करेगी। और मगर यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर तो लोगों के फौरी तौर पे मसले हल हो रहे हों, महंगाई का मसला हल हो जाए, चीनी के मसले, बिजली के मसले, तो लोग कई दफ़ा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि ये गवर्नमेंट किसकी है और कैसी है। क्या हमारे यहाँ जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत नहीं है? लोग कह रहे हैं कि घर का रोटी पानी बेहतर चल रही है तो किसी किस्म का भी निज़ाम सल्तनत हो तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। पर जब ये मलबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई तो पहले ही ज़ाहिर है इलेक्शन चाहती थी, अभी बड़ी पीपल्स पार्टी भी कहना शुरू हो गई है 3 महीने में कराएं, और उनके यहाँ जो पहले फरवरी की बात कर रहे थे फीमेल नून लीग वाले, आज मैं सुन रहा था आजम तारड़ साहब वो जनवरी तक आ गए हैं और कल को पता नहीं नवंबर दिसंबर तक भी आ जाएं। जब अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज और सड़कों के ऊपर आए हुए लोग इतना शोर मचा रहे हों तो आमिर प्रेशर बन जाता है कि इससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये मलबा निगरान हुकूमत का या किसी और का नहीं है, ये इन्हीं सियासी पार्टियों के गलत पॉलिसियों के तौर पे ये आया है। तो आप क्या समझते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से शायद मजबूर हो जाएगी निगरान हुकूमत या ओवरऑल डिसीजन मेकर्स के इलेक्शन करवा लिए जाएं? नहीं, आपने बड़े आम फैक्टर्स की तरफ इशारा किया। यकीनन अगर देखा जाए कि हालात उसी नौयत पे जा रहे हैं, क्योंकि देखें अभी कोई भी हुकूमत किसी की भी आ जाए वो रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस नहीं है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। जो कुछ भी फैसले होंगे वो सख्ती फैसले होंगे। ताकि अगर डॉलर आ जाते हैं आपके पास, कहीं से इन्वेस्टमेंट आ जाती है, सारी इन्वेस्टमेंट भी इस तरह तो नहीं होती कि उसका मतलब है बांटने लगेंगे आप लोगों के अंदर, तो मसाइल वैसे ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि मईशत ठीक करने की पहली शर्त ये होती है कि जी आप सेंटिमेंट ठीक करते हैं। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बाद में जाके ठीक हो रहे होते हैं, तो सेंटिमेंट कैसे ठीक होगा? अब सेंटिमेंट क्या इससे ठीक हो जाएगा कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें, या सेंटिमेंट इससे ठीक हो जाएगा कि जी यही लोग घूम फिर कर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे? क्योंकि जब इंतखाबात होंगे और उसमें एक खिलाड़ी बाहर है या वो जख्मी है और बाकी जो खिलाड़ी है उस पर लोग जो अदम एतमाद करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो चॉइस जो है वो कहते हैं ना बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू ओशन वाली इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है कि ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली इस वक्त हम लोग, हमारी एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है कि क्या फैसला करें। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आमिर साहब के हमारे यहाँ अगर लोगों को डिलीवर कर रही हो तो उनको किसी से फिर फर्क नहीं पड़ता कि हुकूमत जो है वो जमहूरी है या वो गैर जमहूरी है। हमने देखा कि मुशर्रफ साहब का जो दौर था जब 7% ग्रोथ थी स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 टिल 2006-7 तक, तो लोग बड़े मतलब है मुतमईन थे और उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं थी और ये तमाम जमातें हिस्ट्री हो चुकी थी।
तो जाहिर है कि अगर इस तरह का कोई मतलब है दोबारा स्टेबिलिटी आ जाती है और आपको लगता है कि जी डॉलर जो है वो स्टेबल हो गया और आपकी मतलब इन्फ्लेशन काफी काबू में आ गई, तो वाकई क्योंकि लोगों को बड़ा अदम इत्मीनान है, वो समझते हैं कि जमातें जो हैं खुसूसन मतलब है पीएमएल नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसमें भी मैं पार्टियों से ज्यादा इनके जो हुक्मरान खानदान है उनको लोग समझते हैं कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, और वो 21st सेंचुरी पाकिस्तान के साथ हम आहंग नहीं है, वो जाके जमहूरियत। तो यहाँ पर लोगों के पास भी चॉइस नहीं है, कि लोग भी हैं कि भाई अगर इन्हीं में से आपको चुनना है कि जिन्होंने 16 माह में आपने कारनामे देख लिए ना, कलेक्टिव इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान का क्या असर किया पीडीएम की हुकूमत ने, तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट चॉइस है कि जी क्या होगा, किस तरह से चीजें होंगी। लेकिन अगर फिर मैं वही कहूंगा कि मारवाए आइन इकदाम के लिए तो फिर बहुत सारी चीजों को अलाइन होना पड़ेगा। अब वो अलाइन हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगर आवाम को यकीन हो जाए कि जो उससे बेहतरी आ जाएगी तो मेरे ख्याल में कोई लोगों को बाहर नहीं आएगा। उसी तरह ये जो डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं लाइक नून लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनके छोटे मोटे अलाए, उनको भी अगर डील करना होगा। अभी आप देखें ना परेशानी क्या है सिंध के अंदर, बहुत बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का एक पुराना अरेंजमेंट था उसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे करप्शन के खिलाफ बात हो रही है, लोगों ने शिकायत की कारोबारी हजरात ने कि जी सिंध में और वैसे पूरे पाकिस्तान में भी, लेकिन सिंध में बिलखुसूस जो है लोगों ने कहा जी बड़ी करप्शन है, हमें प्लॉट खरीदना हो, हमें कोई चीज बनानी हो, हर जगह पे हमें पैसे देने पड़ते हैं, गवर्नेंस बहुत जमीन पे आके लगी है। तो एक जनरल सा रिमार्क आया था आर्मी चीफ की तरफ से कि जी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, मैं ज़ाहिर पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं पता, कि वो मतलब है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नेक्सस के खिलाफ कार्रवाई होगी, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तमाम बातें उन्होंने की। आज एक फॉलो अप मीटिंग भी हुई है कराची में, इसमें ज़ाहिर है कि जो कारोबारी हजरात जो मिले थे आर्मी चीफ से, आज वो कहते हैं ना कि कोर कमांडर कराची, उनके साथ 2-3 और बड़े अहम फौजी अफसरान थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और उसमें कम से कम 4 सेक्टर्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई है, प्लान दिए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जिसके अंदर जो है एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, एक दो और आईटी है, उसमें किस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। ये तमाम चीजें भी पैरेलल हो रही हैं और हमारा जो कारोबारी तबका है जो कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, वो ज्यादा मेरे ख्याल में लाइन होते हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ, ना कि दे आर वेडेड टू अ डेमोक्रेटिक ऑर्डर कि जहाँ पे क्योस बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे मतलब है 10 लोग मांगने वाले होते हैं, हर मिनिस्टर अपना कट मांग रहा होता है, तो कहते नहीं जी हमारे लिए ये चीज ज्यादा बेहतर है। जब भी आप देखते हैं उनका जो एक वेलकमिंग नोट आया है इस पूरे मुलाकातों के बाद। जी आमिर साहब। जी मुझे आमिर बहुत ज्यादा एक मैं आप कह लें कि सस्पेक्टिकल हूँ कि ये जो बिजनेस फंड मिलते हैं ना सिविल मिलिट्री लीडर के साथ, ये हर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं, हर दौर में ये आर्मी की लीडरशिप से मिलते हैं, और ये वही लोग हैं, 2 दर्जन के करीब लोग हैं, वही सेठ हैं, जो कि मैं समझता हूँ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि अभी भी जो फिगर्स बताए जाते हैं कि 2000 अरब के करीब अभी भी एग्जम्पशन, सब्सिडी या किसी न किसी फॉर्म में ये पैसा इनकी तरफ ट्रांसफ़र होता है। आईपीपीज़ का ही सिर्फ वो 1000 अरब तो उनका ही आता है। तो ये यहाँ इशू ये है कि इनकी जो ये काट के ये जो फ़ायदे हैं ये गरीब आवाम तक ट्रांसफ़र करना है, गरीब आवाम को जो इनकी वजह से, आईपीपीज़ की वजह से और बिजली चोरी की वजह से जो उनके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बिलों की सूरत में। तो यहाँ तो ये मसले का ये प्रॉब्लम है, ये हल नहीं है। तो मुझे कोई खुशफहमी नहीं होती जब ये एक ही तरह का सलूशन होता है और ये बिल्कुल मुलाकातें करते हैं और ये कहते हैं यूं कर ले यूं कर ले, ये जादू की घड़ी घुमाएं, ये तो ये बिल्कुल ये जादू की छड़ी घुमाएं तो ठीक हो जाएगा। और वो जादू की छड़ी क्या होती है कि हमें ये बरात दें, हमारे ये मसले हल करें, जो कि बिल्कुल एक मुखालिफ सिमत होती है जो अवाम के मसलों से है, पहली बात। दूसरी ये इंतज़ामी मसले होंगे, ये डॉलर की फॉल के पीछे कुछ मॉनेटरी पॉलिसी होगी, पर आप भी मेरी तरह कॉमर्स को फॉलो करते रहे हैं, ये ज़्यादा सबसे बड़ा स्टॉक्स के पीछे और डॉलर की काबू न आने के पीछे जो वजह होती है वो अदम इस्तेहकाम है, बेयकीनी है, और उसके अंदर इलेक्शन का ना होना या इन चीज़ों पे किसी को ना पता होना कि आगे क्या होगा। हर आदमी पूछता है कि क्या होगा, तो जब तक उनके पास ये जवाब ना हो कि क्या होगा,
तो ये अदम इस्तेहकाम आपके ख्याल में क्या चला जाएगा? नहीं, ये बहुत अहम बात है कि मैं आपसे मतलब है कई चीजों पे, बल्कि सारी चीजों पे मुत्तफिक हूँ। पहली बात ये कि मईशत को ठीक करना है तो आपको सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, उसके बगैर हो नहीं सकता। दूसरी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट ग्रुप है बिजनेसमैन की सूरत में, जैसे एप्टिमा की बात करें या जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, वो जो भी थोड़ी बहुत करते हैं वो कंसेशन ज्यादा मांगते हैं और मुल्क को देते कम है। ये बात भी बिल्कुल आपकी मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। फिर ये बात भी है कि जी आईपीपी को हम लोग 2000 अरब यानी कि 2 ट्रिलियन मतलब है जो रुपए हैं बतौर सब्सिडी दे रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है। उसी तरह जो है मतलब है कि और जिन सेक्टर्स को आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सब्सिडाइज किया जा रहा है और अवाम का उसमें कोई कसूर नहीं। मैं जो बिल दे रहा हूँ अगर 50 रुपए से ज्यादा पर यूनिट दे रहा हूँ, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है क्योंकि लॉसेस तो कहीं और हो रहे हैं। मुझसे मुराद आम आदमी के साथ यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वाकई मतलब है कि एक नई तरह की रिफॉर्म की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है, जो गालिबन अब लोग जो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जी जिन चीजों पे जिन सेक्टर्स पे जोर दिया जा रहा है वो गैर रिवायती सेक्टर हैं। आईटी के ऊपर जैसे बात की जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को मैकेनाइज करने की बात हो रही है, तो वहां पर लोगों को जरा सा उम्मीद की किरण बन रही है क्योंकि वो हमारे अनकन्वेंशनल सेक्टर है। वरना हम लोगों का सारा जोर जो होता है टेक्सटाइल पे ज्यादा होता है और उसी को हम लोग बार बार मतलब है कि कहते हैं ना कि उसकी हद हो गई है, इससे ज्यादा हम उसके ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त यकीनन सवालात ज्यादा हैं, लोगों के खदशात बहुत ज्यादा हैं, अंदेशे बहुत ज्यादा हैं और वो मैसेजिंग नहीं आ रही कि जिसकी वजह से मार्केट्स काम हो, लोगों में यकीन बढ़े। और ये यकीन हो कि मुल्क का अब रास्ता ये है, इंतखाबात होने तो कब होने हैं या तमाम लोगों को उसमें खुलकर आजादाना हिस्सा लेने की इजाजत होगी क्या? ऐसा अगर नहीं हो रहा इंतखाबात तो फिर क्या रास्ता अपनाया जाएगा? ये तमाम सवालात हैं तो मेरे ख्याल में भी जवाबात हैं खुद नवाज शरीफ साहब और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जरदारी साहब उनके पास भी पूरी तरह से नहीं होंगे। जी आमिर जी, वो मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं कि इसमें ये जो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी आर बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, या कि जी वी आर मिसिंग द एलिफेंट इन द रूम, यहाँ वही है कि ये सारे मसले की जड़ क्या है? जड़ ये है कि हमारे यहाँ ये कार्टेल्स बन गए हुए हैं। ये आपको ऑटो में भी नजर आएगा, ये आपको बिजली में, हर जगह में। और ये मेरे आपके ख्यालात नहीं है, ये 3 दर्जन के करीब कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरीज मुकम्मल कर ली हैं, मगर ये तवातुर के साथ उसका इन्होंने कोरम नहीं पूरा होने दिया, उसके मेंबरान नहीं पूरे होने दिए कि उनके खिलाफ केस हो सकता। ये तमाम चीजें उन्होंने उस वक्त पकड़ ली थी कि जनाब ये सब कार्टेल्स बने हुए, ये मिलके बैठ के ये प्राइस फिक्सेशन करते हैं। मगर वो आप देखिए उनका जवाल ही कहाँ से शुरू हुआ था, जब ये तमाम इस तरह के कार्टेल्स वाले लोग उनसे टूट के उनके खिलाफ, फॉर एग्जाम्पल जहांगीर तरीन साहब की लड़ाई इसी फैक्टर पे हुई थी कि वो इंक्वायरी उनके खिलाफ शुरू हुई थी। उसके बाद आईपीपी की बिल्कुल जो है वो एक रिपोर्ट इंक्वायरी की तैयार हो गई थी, मगर वो फॉरेंसिक ऑडिट के बगैर करवाना चाह रहे थे। तो ये 16 माह में वो तमाम इंक्वायरी रुक गई, वो तमाम किसी किस्म का इन कार्टेल्स को हाथ नहीं डाला गया, जो थोड़ा सा डाला जा रहा था वो भी रुक गया। तो अब भी ये समझना कि जी इनको हाथ डाले बगैर रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म्स वो बाद में है, मगर ये जो पहले का गंद है वो तो ठीक करें आप। इनके ऊपर सिंपली आपने वो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली हुई है, उनके मुताबिक फैसला कर लें। और अदालतों के अंदर 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 साल से वो जो केसेस हैं जो कि फैसले नहीं कर रही, उसके ऊपर अगर काम कर लें तो मसले का हल हो जाता है। क्विकली इस पर मैं चाहूंगा आप अपने कमेंट दें आमिर। तमाम के तमाम पोलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई उस जमाने की हो, उसमें तमाम ये जिसके बड़े लोग बैठे हुए हैं और इन सबका इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही हाल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों का है। हम यही देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है गाड़ियों का आपने बात की तो यू नेम इट, और जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर सवाल आते हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या एहतसाब होगा नहीं होगा। अब जो नैब लॉज में तरमीम की गई थी और जिसका फैसला आना है, खुदा करे कि कोई बेहतर फैसला आए, तो उसकी वजह से तो आपने तो लाइसेंस टू करप्शन दे दिया लोगों को उन नैब लॉज की तरमीम के बाद, और आपने व्हाइट कॉलर क्राइम को पनिश करना तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया उसके बाद कि आप मतलब चोरी करें और कोई मतलब आपसे पूछगछ नहीं है। तो जब तक हमारे यहाँ वो जो कहते हैं ना कि एक नारा लगता है कि जी करप्शन के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हमारे यहाँ शोर बहुत मचा है, हमारे यहाँ लोगों को कुछ महीने जेल में भी डाला जाता है लेकिन केसेस का क्लोजर नहीं होता।
एक दो केसेस का हुआ, नवाज शरीफ साहब का भी मतलब है कि केस क्या था, सजा किस चीज पे हुई, वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, या तो मान लें कि इस मुल्क में करप्शन ही नहीं हुई, बड़ा नेक लोगों का मुल्क है, और यहाँ पे कभी किसी ने किकबैक नहीं लिया, कमीशन नहीं लिया, कभी किसी ने कोई डिसऑनेस्टी नहीं की, या तो ये तस्लीम कर लें, जो हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो जब चोरी हुई है तो किसने की है, और उसका एहतसाब कौन करेगा, और वो क्रॉस द बोर्ड कब होगी? ये मतलब एक बड़ी अच्छी बात है, हम तालियां बजाते हैं कि जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को घड़ी डिक्लेयर करने के चक्कर में जेल में है, हम तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने बिलियन ऑफ रुपीस के मनी लॉन्ड्रिंग, अल अजीजिया था, वो हबीब पेपर मिल था, हबीबिया पेपर मिल था, क्या था, आप नाम लेते चले जाएं, उनका क्या होगा? क्या होगा सिंध में बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल से, क्या हुआ उनका? तो बात ये होगी, लोग उस वक्त इत्मीनान का सांस लेंगे जब वो देखेंगे जी क्रॉस द बोर्ड हो रही है, तमाम लोगों के साथ हो रही है। और मेरे ख्याल में हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हो चला है कि आप बहुत ज्यादा मतलब है कंधे पे बिठा के उनको ना मुतनाज़ा लोगों को आप इस तूफान से नहीं निकल सकते। उसका पहला पहला जो मेरे ख्याल में स्टेप होगा वो ये होगा कि जी ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए कि जो कम से कम इंटेग्रिटी के लोग हों, मुल्क के बारे में सोचते हों, और उनके पास कम से कम स्कैंडल पुराना कोई ना हो, कम से कम उन पर कोई केस ना हो, पुराना हो, मतलब बेशक। जब तक ये चीजें आप नहीं करेंगे मेरे ख्याल में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम दायरों में घूमते रहेंगे। कितनी बार हम खुश हुए कि फला आया जी, हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, लेकिन आमिर मतीन साहब आपके भी पास फैज हो गए, मेरे भी हो गए, और हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। और इससे पहले कि हम रिटायर हो जाएं तो खुदा के लिए दुआ करनी चाहिए कि भाई कुछ कहीं तो कोई अच्छा कदम उठा ले और कहीं से नुक्ता आगाज हो कि जनाब हमारी मिलें चलने लगे, हमारे लॉस मेकिंग इदारे जो है टर्न अराउंड हो जाएं, और जो करप्ट है वाकई उनको जो है जनाब। जी, बहुत आपने खूबसूरत ये बात की, मगर ये निगरान हुकूमत का हर दौर में, हर सूरत में सबका यही ख्याल है कि इनको इनका बुनियादी काम जो है वो इलेक्शन करवाना है और कोई और पॉलिसी या मुल्कों की सलाह करना नहीं है। पर एक काम जो ये कर सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारी जो पार्लियामेंट हाईजैक हो जाती है, पावर लॉबीज की नुमाइंदा बन के रह रही है, सीमेंट बैरन, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बैरन, वो बैरन्स होके रह गए हैं जो कि ये रिफॉर्म्स नहीं होने देते। तो इस वक्त अगर कुछ जो किया जा सकता है तो सिर्फ ये ऑन गोइंग, कोई नई चीज़ करने की जरूरत नहीं है, मगर वो जो रिक्वायरी गई थी कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंक्वायरियां, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त जो है सो कॉल्ड वो पार्लियामेंट नहीं है, नेशनल असेंबली नहीं है, तो उसको रोका, कम से कम वो रोक नहीं सकते हैं। तो सिंपली उनका कोरम पूरा करवा दें और उनकी इंक्वायरियों के ऊपर एक्शन जो है, तो ये एक शॉर्ट टर्म में चीज़ है कि दिनों के अंदर मामला ठीक हो सकते हैं। मैं तो इसके अलावा कोई और हल नहीं नजर आता मुझे। आप क्या कहेंगे क्विकली? बिल्कुल जाहिर है कि कहीं से तो कहते हैं पहला कदम उठाना चाहिए, और ये जो आपने बड़ी मुनासिब तजवीज़ दी है कि आप इंतजार नहीं कर सकते कि अगली पार्लियामेंट आएगी। अगर अगली पार्लियामेंट भी पिछली पार्लियामेंट जैसी हुई तो जितनी भी कानून साजी करी चंद खानदानों के और अफराद के फायदे के लिए करी और उसका कोई लेना देना अवाम से नहीं है, तो फिर तो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करो। खच्चा मुझे यही है कि इंतखाबात के बाद फिर यही लोग घूम फिर कर आ जाएंगे। तो क्योंकि हमारे सिस्टम में इतना रोटन है, इतना बदबूदार है कि उसमें आप समझ ही नहीं सकते इन मौरूसी सियासतदानों के अलावा या जागीरदार, अशराफिया, सरदार, ठीक है ना, यही लोग आते हैं बैठकर, और ये आकर जाहिर है कि अवाम के लिए रिफॉर्म्स नहीं करते, अवाम के लिए कानून साजी नहीं करते। आमिर मतीन साहब ये अपने लिए और अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए करते हैं। ये अलमिया है हमारी जमहूरियत का, और वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जब भी डेमोक्रेसी होती है तो उसका प्रीमियम हम करप्शन की सूरत में पे करते हैं। तो हमारे यहाँ वो जमहूरियत और करप्शन लाजिम मजलूम है, और ये कैसे उससे निकलेंगे गर्दाब से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जनाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी मैं एक ब्रेक की तरफ चल रही हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह से आमिर साहब ने बात की, आमिर ज़िया साहब ने बात की कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो सियासत है उसका महवर पार्लियामेंट नहीं बल्कि अदलिया महसूस होती है। अदालतों के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सियासत हमें नज़र आ रही है। इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नैब तरमीम केस के हवाले से हुई है, एक ओवरऑल तो कानून के हवाले से हम बात करेंगे, मगर ख़ास तौर पर इस केस के हवाले से कि क्या मुस्तकबिल है उन लोगों का जिन्होंने इस कानून के जरिए से बेतहाशा किस्म का फायदा समेटा है। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम अदालतों के हवाले से, आइन कानून के हवाले से, वकला तहरीक के हवाले से और ख़ास तौर पे नैब तरामीम केस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैं वेलकम करूंगी माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पनसोता साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, मैं थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बता दूं कि ये जो नैब तरामीम के हवाले से 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और ये हम उम्मीद करते थे कि इसका जल्दी फैसला हो जाए, मगर ये लटकते लटकते आखिरी दिनों तक आ गया है और कुछ दिनों में चीफ जस्टिस साहब की जो है रिटायरमेंट होने वाली है। मगर ये उन्होंने आखिरी जो दिनों में ये बताया जा रहा है कि फैसला रिजर्व कर दिया है और वो रिटायरमेंट से पहले इसको अनाउंस करके जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, मगर इसके बहुत ज़्यादा सियासी मुजरमात कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो इसलिए कि ये जो सारा कहा जाता है कि जो गेम लगाई गई थी ये पीटीआई को हटा के, जो ये बुरे हालात के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट एक्सेप्ट की थी, उसके पीछे बुनियादी वजह थी कि ये केसेस थे करप्शन के, जिसके अंदर धड़ाधड़ दर्जनों नहीं सैकड़ों केसेस ख़त्म किए गए। कुछ को बिल्कुल जिसकी बुनियाद पे इन तरामीम की रोशनी में केसेस ख़त्म हो गए। और अगर ये फैसला रिवर्स हो जाता है कि ये तरामीम किसी हवाले से अदालत ये कह देती है कि ये गैर आइनी हैं या ये कबूल नहीं हो सकती हैं, किसी तरीके से इनकी शिकों के ख़िलाफ़ हैं, या इवन पार्लियामेंट में वापस भेज दें, जो कि अब नई नेशनल असम्बली आएगी तो तब फिर जाके लैप्स हो जाएगा बिल जो है, तो उसमें कानून बल्कि बन गया हुआ है। तो ये फिर उसके बाद ये जो सैकड़ों लोग हैं जो कि छूट गए हैं और बड़ी जो इस बात पे खुश हैं, तो वो सारा का सारा स्क्रैच से ये मसला हो जाता है। एक बहुत बड़ा उन पार्टीज़ के लिए, पीडीएम की पार्टीज़ के लिए ख़ास तौर पे, या वो बेनिफिशरीज के लिए एक बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जो नज़र आ रहे हैं हालात कि पहले ये पीटीआई के मतलब सिर्फ केसेस नज़र आ रहे थे, अभी चंद दिनों में एफआईए बड़ी एक्टिव हुई है कि नून लीग के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस भी खुल रहे थे। आटे का खुल गया था और बाकी चीज़ों के खुल रहे थे। तो ये अगर उनके ख़िलाफ़ ये केसेस खुलने वाला सिलसिला हो गया तो किसी को कुर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये अगर अनडू हो जाता है तो बस फिर तमाम कड़की में आ जाते हैं, जो बोलेगा उसको पकड़ा जा सकता है, उठाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी तलवार होगी। तो मैं चाहूँगा पहले इसका लीगल व्यू ले लेते हैं पनसोता साहब से कि हमारे यहाँ ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला है, उसके ऊपर तो हम नहीं कर सकते क्या आएगा नहीं आएगा, मगर कुछ जो ऑब्जर्वेशन पनसोता साहब आई हैं चीफ जस्टिस साहब की, कि तो उससे आपको क्या लगता है कि अदालत का रुख किस तरफ जा रहा है? मुझे जो जी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है मेरी, एक तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो इस हुकूमत ने, जो प्रीवियस हुकूमत आई थी, आने के बाद सबसे पहले जो 2 काम किए थे उनमें से एक काम थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर एक अमेंडमेंट्स, और उन अमेंडमेंट से ही नजर आता था कि गवर्नमेंट की सिमत क्या है। सिमत ये थी कि जिस आदमी के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के केसेस हैं, उन केसेस को किसी तरह से सर्कमवेंट किया जाए, बंद किया जाए। और वो इन अमेंडमेंट्स के बाद दे वर वेरी सक्सेसफुली एबल टू डू दैट। इवेंचुअली वो चैलेंज हो गया। जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं और बाकी 2 जजेस के भी रिमार्क्स हैं, एक्सेप्ट मंसूर साहब, बिकॉज शाह साहब का रिमार्क्स इस पर थोड़े से डिफरेंट हैं, वो एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच और बाकी मामला पर, मुझे लगता है ये तरामीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट मेरी जो रीडिंग है ऑफ द एंटायर प्रोसीडिंग्स, उसके अलावा अगर आप इन प्रोसीडिंग्स को देखा भी जाए तो सारे का सारा जो कानून है उसको मेलो डाउन कर दिया है। पाकिस्तान में अगर किसी प्रॉपर कानून की जरूरत है वो तो अकाउंटेबिलिटी कानून की, उस कानून की मेल इंप्लीमेंटेशन को आप ठीक करें, लेकिन उस कानून को मेलो डाउन करने का तो समझ नहीं आता। आप देखें जितनी जजमेंट्स आई, जस्टिस अतर वनीला साहब की आई, बाकी जजेस की आई, उन्होंने सब ने नैब के किरदार पर बात की, सब ने कहा कि इसको गलत इंप्लीमेंट किया जाता है, बट किसी ने ये नहीं कहा कि इस लॉ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रोविजन। हाँ, एक सब्सटैंटिव राइट ऑफ बेल वाला एक अच्छी बात थी, बाकी तो सारी की सारी चेयरमैन को इतना एम्पावर करना, अरेस्ट की प्रोविजन को इंस्टेड ऑफ रेगुलेट करना, मोर स्ट्रिंजेंट करना, तो ये सारे का सारा जो है एक जो वॉच डॉग है आपका, बेसिकली क्राफ्ट वॉच डॉग जिसको हम कहते हैं, उस सारे एंटी क्राफ्ट बॉडी जो है उसका बेसिक बुनियादी काम फिर पॉलिटिकल विच हंटिंग रह जाता है।
तो उसके इस्तेमाल में जरूर प्रॉब्लम है, बट इस कानून को मेलो डाउन करके लोगों को फारिग कर देना, वो तो बिल्कुल आई थिंक सर कानून की जो स्पिरिट है उसके साथ जाती थी। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये इसकी काफ़ी नैब कवानीन के हवाले से काफ़ी खदशात भी थे और बड़े जायज़ भी थे, पर इसको इम्प्रूव करने की बजाय बिल्कुल इसको एक उसके टूथलेस करना, और जिस तरीके से ये तरामीम की गई, क्लियरली एक केस ऑफ जो है फेवरेटिज्म नज़र आ रहा था कि इसके तमाम जो भी तक इतलाक हुआ है बेनिफिशरीज जो हैं वही लोग हैं ज़्यादातर जो कि जिन्होंने ये कानून बनाया है। तो ये इसके लेट से कोई फिगर आपके जहन में आता है कि कितने लोग इसके बेनिफिशरी हो चुके हुए हैं और वो उनके खिलाफ दोबारा वो केसेस खुल जाएंगे, या काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनका फैसला हो चुका है वो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और वो रिवाइव नहीं होंगे? देखिए, जो शख्स जिस वक्त ये अमेंडमेंट्स आई थी उनके बाद इससे मुस्तफीद हुए हैं, अगर ये अमेंडमेंट्स रिवर्स हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी पोजीशन जो है रिस्टोर हो जाएगी। और मेरी अपनी जाती नज़र में हजारों में लोग हैं, बिकॉज चीफ जस्टिस साहब ने इसकी एक लिस्ट में मंगवाई थी। एक तो वो है जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको हम समझते हैं पॉलिटिकली, बट देन देयर आर सो मेनी बिजनेसमैन और सारे लोग हैं जिन्होंने इससे बेनिफिट लिए। मैं ये नहीं कहता कि तमाम लोगों के खिलाफ केसेस ठीक बने होंगे, केस के मेरिट्स डीमेरिट्स इज सेपरेट, बट नैब ऑर्डिनेंस को डाइल्यूट करना वो बुनियादी तौर पर तो एक देखे ना, पूरी दुनिया में जो एंटी ग्राफ्ट लॉज हैं उनको स्ट्रिंजेंट किया जाता है। चाइना है वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला गया है, जर्मनी ले लें, इटली की एग्जांपल्स ले लें। इटली में जब माफिया के ऊपर क्रैकडाउन किया गया था तो लॉज को स्ट्रिंजेंट किया गया था और इवेंचुअली उन लॉज की इंप्लीमेंटेशन होती थी। हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जो इस चीज में बिलीव कर रहा है कि इस लॉ को मेलो डाउन कर दे, क्योंकि हम इंप्लीमेंट इसको ठीक नहीं कर सकते, लिहाजा हम लॉ मेलो डाउन कर देते हैं। तो मेरे नजदीक तो ये हजारों में अशखास होंगे जिन्होंने इसमें बेनिफिट लिया है, बट जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो मैटर करते हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, वो भी एटलीस्ट आई थिंक 100+ तो जरूर होंगे। नहीं, पॉलिटिकल के अंदर वो ठीक कह रहे हैं, नंबर से ज़्यादा बहरहाल बेटर ये करते हैं कि इसके अंदर तो डायरेक्टली जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं जिनको बेल मिली, उनके दोनों बेटों को, सलमान शहबाज को, रमज़ा शहबाज शरीफ को मिली, सबसे बड़े तो इसके बेनिफिशरी वो रहे हुए हैं, तो वो भी उनके केसेस भी क्या रिवर्स हो जाएंगे? अगर तो सर इन अमेंडमेंट्स का बेनिफिट उन्होंने लेकर अपनी बेल्स करवाई है या कुछ करवाई है, तो ऑफ कोर्स मैंने जिस तरह आपको कहा कि सबके केसेस जिन्होंने इन अमेंडमेंट से बेनिफिट किया है, उसमें यह है कि सब्सटैंटिव राइट ऑफ बेल एक सेपरेट बात है, उसको देखेंगे अदालतें कि चूंकि बेल का राइट दिया गया था तो वो तो बेल वैसे भी रिट जुरिस्डिक्शन में आके मिल जाती है। बट उसके अलावा एनीबडी जिसमें आई थिंक बहुत सारे पीटीआई के लोग भी हैं और मेरा ख्याल है जिन्होंने इसमें से बेनिफिट किया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बेनिफिट किया है। तो अक्रॉस द बोर्ड जो एक पॉलिटिकल क्लास को एक एमनेस्टी दी गई थी, दो ही काम किए थे ना जी, एक ये काम किया था और दूसरा आके वो अपने एफआईए के केस खत्म किए थे। उसके अलावा तो पाकिस्तान की जो अवाम है उसको तो अभी तक टिल डेट वी आर वेटिंग कि कोई बिजली या इधर उधर हमें कोई सब्सिडी या कुछ मिलती, वो तो नहीं हुआ। तो इस एक्शन को इटसेल्फ भी जज किया जाएगा कि ये इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको आपने सबसे पहले आके किया। मैं वंस अगेन बार बार कह रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ में तय की हुई हैं कि आपने इंटेंट देखना है, आपने ये देखना है कि कोई मटेरियल वायलेशन रूल्स की है कि नहीं है, ये नहीं है कि मेयर वायलेशन है, ये सब चीजें जजमेंट्स में तय हैं। एक आपने कॉन्शियस वायलेशन देखनी है। अगर इन चीजों को आपने कानून में लाने की कुछ उस तरह जरूरत थी नहीं, और अगर लाए भी गए और पर्पस स्पेसिफिक कानून हो तो उसके ऊपर हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट का व्यू बड़ा क्लियर है कि, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का ही आई थिंक पुराना केस भी और एक वो जो एनआरओ आया था उस केस में ये होल्ड हो गया कि किसी पर्सन स्पेसिफिक कानून को जो बना रहे हैं वो खुद बेनिफिशरीज हैं, तो वो ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स विल स्ट्राइक इट डाउन, जो मुझे नजर आ रहा है। जी, एक और बड़ी गैर जरूरी बहस छिड़ गई है कि सदर साहब जो कि सितंबर में उनका टेन्योर पूरा होता है तो क्या वो छोड़ देंगे अपनी सदारत। तो आइन के अंदर तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती कि कोई ऐसी शिक हो कि अगर असम्बलियाँ नहीं हैं और उनको जब तक उनका कोई मुतबादल नहीं आता कि उनको मजबूर किया जा सके। तो प्रेशर की टेक्निक तो समझ आती है, अगर कोई उनसे जान छुड़ाना चाहता है और पॉलिटिकल प्रेशर के ज़रिए उनको मजबूर कर दिया जाए खुद रिज़ाइन। मगर आप कोई कानूनी आइनी तरीका देखते हैं जिससे कि सदर साहब को हटाया जा सके? देखिए, आइन तो बड़ा क्लियर है कि जी सदर साहब जब तक अगले सदर नहीं आते तब ही विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस।
ये तो बड़ा क्लियर है आइन। दूसरी बात ये है कि उस वक्त तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता सदर के इलेक्शन का, जब तक तमाम के तमाम जो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं दे आर नॉट इलेक्टेड, तो वो सदर का इलेक्शन भी नहीं हो सकता। तो सदर वन वे और द अदर विल कंटिन्यू। अब उनके ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो केयर टेकर गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डाला जाए, बिकॉज उनके तो मैंडेट में ये नहीं है। तो उनके ऊपर किसी किस्म का भी अगर प्रेशर आता है टू रिजाइन, तो वो वंस अगेन उनकी अपनी जवाबदेही है, वो समझते हैं। लेकिन एज सच कानूनी और आईनी बंदिश उन पर कोई नहीं है कि ही रिजाइंस एंड ही, बिकॉज अदरवाइज तो फिर देखिए ना, किसी को आप मेकशिफ्ट चार्ज देंगे, किसी को एक्टिंग चार्ज देंगे, चेयरमैन सेनेट साहब के पास चला जाएगा, या लेट्स से आगे पीछे किसी को दिया जा सकता है सेकंड इन लाइन अगर कोई होंगे। लेकिन सदर जो एक इलेक्टेड सदर है, अपने टाइम पर सदर है, और उनको आइन की प्रोविजन अलाउ करती है टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, व्हाई शुडंट ही? और उनका तो रोल भी एक सेरेमोनियल रोल है, और वो रोल सारे का सारा आइन में डिफाइंड है। तो वो तो कोई भी सदर हो, आई वुड प्रेफर एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज अपोज टू समबडी जिसको एक एक्टिंग चार्ज दिया जाए। तो ये इलेक्टेड तो है, एक असेंबली से प्रॉपर तरीके से इलेक्ट हुए हैं। जब अगले सदर साहब इलेक्ट होंगे तब ही विल लीव। जी, चीफ जस्टिस साहब जो हैं अब चूंकि रिटायर होने वाले हैं, और उन्होंने जाते हुए ये एक फैसले का तो आईनी नैब के तरमीम के हवाले से तो फैसला शायद सुना देंगे, मगर बाकी बेताशा इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उनके पास। प्रोसीजर्स वाला केस है, उसके बाद सबसे अहम तो 90 दिन के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन का केस है। एजाज हसन साहब को तो वो भी उम्मीद दिलाते हैं कि शायद जाते वक्त ये कोई एक दो छिक्के मार जाएं। तो अगर ये अभी आपको कोई उम्मीद है कि ये पहली बात कि ये कोई ऐसा बाकी फैसलों में भी किसी में फैसला जाते वक्त सुना के जा सकें? जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को एटलीस्ट वो केसेस जो उन्होंने तफसील से सुने हैं और जिनमें जो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और बिल्कुल उनके ऊपर अपना फैसला दे के जाना चाहिए। बंदयाल साहब की एक बहुत अच्छी लेगेसी है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट चीफ जस्टिस वीव हैड, जिन्होंने दिलेराना बड़े मुदब्बराना तरीके से अपनी इस ऑफिस को होल्ड किया है और हर साइड के ऊपर डिसीजंस दिए हैं, बिला खौफ जिसे कहते हैं तदबीर दिए हैं, और कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम नहीं आई अपने उसमें। तो कुछ डिसीजन है जिसमें पंजाब असेंबली जो कि आइन की इम्प्लीमेंटेशन का मैटर था, जिसमें 90 डेज उन्होंने होल्ड किया, तो उसके ऊपर भी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। आई नो दिन बहुत कम है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो किसी ना किसी को कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना पड़ेगा, और शायद ड्यू प्रोसेस ऑफ फेयर ट्रायल में अगले 1-2 हफ्ते में ये चीज कंप्लीट ना हो पाए। बट उन्होंने डिसीजन दे दिया है, उन्होंने रिव्यू के अंदर भी अपने फैसले दे दिए, तो आई थिंक हिस्ट्री विल जज दिस डिसीजन। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनको शायद आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, बट हिस्टोरिकली वो डिसीजन हमेशा खुद बोलते हैं, दे स्पीक लाउडर देन द हिस्टोरिक इवेंट्स themselves। तो आई थिंक बंदयाल साहब का ये उनमें से एक फैसला है। फिर नैब ऑर्डिनेंस का फैसला इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी एक ऐसा था जिसमें मैं समझता था कि मेरी पोजीशन तो अपनी तो बड़ी क्लियर है, और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसमें भी ये क्लैरिटी आ जाती और खत्म हो जाता, ये केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसकी वजह से एक फाजिल जज काजी फायजीसा साहब बैठ नहीं रहे बेंच पर, और काफी एक सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन भी नजर आई है। तो अगर उसका भी फैसला आ जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन नेक्स्ट चीफ जस्टिस कैन ऑलवेज डिसाइड दोस केसेस। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर उन्होंने हमेशा, ही हैज बीन अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ही हैज प्रोटेक्टेड द फंडामेंटल राइट्स, और इंश्योर किया कि जो आपके सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनको ऐसे एटमॉस्फेयर में भी जितनी मैक्सिमम अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेशन दी जाए वो दी उनको मिली। तो आई थिंक काफी हद तक तो फैसले दिए हैं, बट अभी स्टिल आई थिंक 1.5 वीक इज देयर, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद मनसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, देखने वाले मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।